अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 9th क्लास जेके बोस 9th क्लास उर्दू का जो आज का सबक है वो है गज़ल। जो नसर पोर्शन था वो तो हमने कंप्लीट किया। आज हम गज़ल शुरू करेंगे। गज़ल के लुग़वी माने हैं औरतों से बातें करना या औरतों के मुतल्लिक बातें करना। जब हम गज़ल की डिक्शनरी माने जानना चाहते हैं, इन्हें लुग़वी हो गया डिक्शनरी, इन्हें लुग़वी डिक्शनरी माने हैं गज़ल के औरतों से बातें करना या औरतों के मुतल्लिक बातें करना। इस्तिलाह शार में गज़ल उस सिनफ़ सखन को कहते हैं जिसके पहले शार के दोनों मिसरे आपस में हम काफिया, हम रदीफ और हम बहर होते हैं। अब शार की इस्तिलाह जो है, इसमें हम गज़ल उस सिनफ़ सखन को कहते हैं। सिनफ़ हो गया किस्म, सखन हो गया शायरी, यानी शायरी की उस किस्म को कहते हैं जिसके पहले शार के दोनों मिसरे जो होते हैं, एक शार दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है। तो पहले शार के दोनों मिसरे क्या हैं? हम काफिया। हम काफिया हो गया हम आवाज़ लफ्ज़, जिस तरह निशान, दरमियाँ, ये है हम वज़न लफ्ज़। हम रदीफ़, हम रदीफ़ हो गया जो शार के आखिर में यकसा लफ्ज़ आते हैं, सेम वर्ड्स। और हम बहर होते हैं। बहर हम बोलते हैं, ज़ाहिरी माने तो बहर का समंदर है, लेकिन यहाँ पर माने जो है वो है चंद ऐसे कलिमात मौजू का नाम है, चंद ऐसे कलिमात मौजू का नाम है जिन पर अशार का वज़न किया जाता है। इन्हें जिस शार पर वज़न कहे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हम बहर उसको बोलते हैं। तो पहले शार के क्या हैं? दोनों मिसरे, हम काफिया, हम रदीफ और हम बहर। और बाकी तमाम अशार पहले शार के काफिए, रदीफ और वज़न पर कहे जाते हैं। और बाकी गज़ल के जितने भी अशार हैं वो पहले शार के ही काफिए पर होने चाहिए, क्योंकि पहले शार के दोनों मिसरे तो हम काफिया होते हैं और हम रदीफ। लेकिन फिर हर शार का दूसरा मिसरा हम काफिया होता है। इसके बाद है रदीफ, तो रदीफ भी होना चाहिए। और वज़न पर कहे जाते हैं। वज़न हम बोलते हैं पैमाना को। इन्हें चूँकि इसमें जितने भी अशार में जो जिस शार में पहले मिसरे में जो वज़न हो वो दूसरे में भी वज़न होना चाहिए। पहले शार में जहाँ पर मुतहरिक लफ्ज़ होना चाहिए, दूसरे मिसरे में भी मुतहरिक। पहले शार में साकिन तो दूसरे पहले मिसरे में साकिन हरफ तो दूसरे में भी साकिन। तो हम ऐसे बोलते हैं कि दो कलिमों के हरकत और सकनात का बराबर होना, तो इसको हम बोलते हैं वज़न। तो बाकी जितने भी गज़ल के अशार हैं वो भी पहले शार के काफ़िए, रदीफ और वज़न पर कहे जाते हैं। मानवी लिहाज से गज़ल का हर शार एक मुकम्मल इकाई होता है। इकाई हम बोलते हैं वहदत को, या यूनिट भी हम बोलते हैं। क्योंकि मानवी लिहाज से अगर हम देखेंगे तो गज़ल का हर शार मुकम्मल जो होती है, मुकम्मल यूनिट होता है, मुकम्मल वहदत। क्योंकि एक शार में भरपूर मफ़हूम होता है। कोई किसी का ख्याल, यानी किसी ख्याल का इजहार अगर, तो सिर्फ एक शार में वो मुकम्मल होता है। और हर शार का माने जुदा गाना होता है। इन्हें एक शार का मौजू अगर हुस्न व इश्क हो, दूसरे का दुनिया की बेसबाती भी हो सकता है, तीसरे का कोई और माने हो सकता है, मायूसी भी हो सकती है। तो हर शार का माने क्या है? अलग अलग होता है, जुदा गाना हो गया अलग अलग। अगर कोई गज़ल एक ही मौजू पर कही जाए तो उससे गज़ल मुसलसल कहते हैं। कुछ ऐसी गज़लें भी होती हैं, यानी इसलिए अगर कोई गज़ल एक ही मौजू पर कही जाए तो हम उससे गज़ल मुसलसल कहते हैं। जिस तरह अल्लामा इकबाल की एक
غزل ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو یہ غزل جو ہے وہ غزل مسلسل ہے۔ تو اگر کوئی غزل ایک ہی موضوع پر کہی جائے تو اس سے ہم غزل مسلسل کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ پہلا شعر جو ہوتا ہے غزل کا وہ مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کا معنی ہے طلوع ہونا۔ تو پہلے شعر کو ہم کیا بولتے ہیں غزل کے؟ اس کو مطلع۔ اگر مطلع کے بعد دوسرے شعر کے دونوں مصرے بھی آپس میں ہم کافی و ہم ردیف ہوں تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ یعنی اگر غزل کا دوسرا شعر بھی ہم کافی و ہم ردیف ہو، یعنی اس کے دونوں مصرے ہم کافی و ہم ردیف ہوں تو اس سے ہم حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع ہو گیا قطع کرنا، یعنی کاٹنا، کیونکہ اس شعر پر تو غزل کا اختتام ہوتا ہے، اس لیے اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اس میں شاعر عام طور پر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کیا کرتا ہے؟ تخلص۔ جس طرح ایک غالب کا ایک شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو اس میں تخلص اس نے استعمال کیا ہے۔ تو تخلص کس کو ہم کہتے ہیں؟ گرامر کے اعتبار سے ہم تخلص وہ نام جو شاعرہ اپنی شاعری میں اصلی نام کے بجائے استعمال کرتا ہے اس کو ہم تخلص بولتے ہیں۔ اولاً غزل سے مراد وہ صنف سخن لی جاتی تھی جس میں عشق و محبت، خوبصورتی اور جوانی کی امنگوں کا ذکر ہو۔ پہلے غزل سے مراد صرف وہ صنف سخن یعنی شاعری کی صنف لی جاتی تھی جس میں عشق محبت ہو، خوبصورتی ہو اور جوانی کی امنگ یعنی جوانی کا جوش وہ پایا جاتا ہو۔ لیکن تغیر زمانہ کے ساتھ ساتھ غزل بھی اپنے رنگ بدلتی رہی۔ تغیر ہو گیا تبدیلی، یعنی جب زمانے کی تبدیلی ہوئی تو غزل بھی اپنی رنگ بدلتی رہی، اس کے موضوعات بدلتے رہے اور غزل کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ اب اس کے موضوعات بھی تبدیل ہو گئے۔ اس کے موضوعات اب صرف حسن و عشق یا خوبصورتی وغیرہ نہیں رہے، بلکہ ہر قسم کا موضوع اس میں سماتا گیا، اور جو غزل کا دامن تھا وہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا۔ جدید غزل میں کوئی بھی موضوع، ہر قسم کے جذبات اور خیالات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اب جو جدید غزل ہے اس میں ہر کوئی موضوع ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، تہذیبی ہو یا اور کوئی موضوع، تو سارے ہی موضوع، سارے ہی خیالات اب اس میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اب غزل کے موضوعات زندگی کی طرح ہمہ گیر ہیں۔ ہمہ گیر ہو گیا وسیع، ہر چیز پر محیط، سب پر حاوی۔ تو جس طرح زندگی جو ہے انہیں زندگی کی طرح اب ہمہ گیر اس کے موضوعات ہیں۔ انہیں زندگی میں جتنے بھی معاملات سے سابقہ پڑتا ہے اب وہ سارے ہی موضوع جو ہیں وہ غزل کے ہو گئے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ دلچسپ اور مقبول عام صنف سخن ہے۔ دو رائے ہو گیا، انہیں یہ بات بالکل سچ ہے۔ انہیں اگر ہم بولیں گے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، یعنی یہ بات بالکل سچ ہے، اٹل اور واضح حقیقت ہے کہ غزل کیا ہے؟ اردو شاعری کی دلچسپ بھی ہے اور مقبول عام، یعنی جس کو قبولیت، انہیں جس کو عام قبولیت ہوئی ہو، یہ اب وہی صنف سخن ہے۔ یعنی جس کو قبول عام سارے ہی لوگوں میں ملی ہے، یہ غزل ہی ہے جس نے اردو شاعری کو عالمی شاعری کے ہم پلہ بنا دیا۔ ہم پلہ ہو گیا ہم رتبہ، تو یہ غزل ہی ہے جس نے اردو شاعری کو کیا کیا ہے؟ عالمی شاعری کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ اردو میں غزل فارسی سے آئی، لیکن شعراء اردو نے غزل میں اس طرح کی جدت ترازیاں کی کہ اردو غزل فارسی سے زیادہ طرحدار بن گئی۔ اب یہاں پر ہے جدت ترازیاں، مینز نئے نئے خیالات اس میں بر دینا، جدت پیدا کرنا، معیار کو بہتر بنانا۔ طرحدار کیا ہو گیا؟ خوبصورت، سجیلا، حسین۔ تو اب اردو کے شعراء نے جو غزل میں اس طرح نئے خیالات بھر دیے،
اور इसके मयार को इतना बेहतर बनाया कि उर्दू गज़ल अब फारसी गज़ल से ज़्यादा खूबसूरत और सजीला दिखने लगी। अब उर्दू गज़ल की तारीख। उर्दू गज़ल की तारीख। उर्दू गज़ल गोई का आगाज़ दक्कन में हुआ। कहाँ हुआ? दक्कन में हुआ। उर्दू गज़ल गोई का आगाज़ कहाँ हुआ? दक्कन में हुआ। सुल्तान मोहम्मद कली कुतुब शाह उर्दू के पहले गज़ल गो शायर हैं, लेकिन पहले बाशऊर गज़ल गो वली दक्कनी हैं। अब अगर हम कहेंगे कि उर्दू का सबसे पहला साहिबी दीवान शायर जो है वो है सुल्तान मोहम्मद कली कुतुब शाह, लेकिन पहले बाशऊर गज़ल गो, अब अगर हम बोलेंगे सलीका मंद या होशियार गज़ल गो, हम किसको कहेंगे? वली दक्कनी को, जिन्होंने उर्दू गज़ल को सरबुलंदी अता की। इन्होंने इसको बुलंदी पर पहुंचा दिया। वली के मासरीन में आबरू, मजमून वगैरह ने गज़लें कहीं। अब जो वली के मासरीन थे, मासरीन हो गया हम असर, साथी, एक ही ज़माने में रहने वाले, उनको हम बोलते हैं मासरीन। तो वली के हम ज़माना जो दूसरे शुरा थे, आबरू, मजमून, उन्होंने भी गज़लें कही हैं। हातम, मजहरी, जानी जाना और आरजू ने उर्दू गज़ल को नुमाया तरक्की दी। किसने? हातम, मजहरी, जानी जाना और आरजू ने इसको क्या किया? उर्दू गज़ल को नुमाया हो गया वाज़ह, तरक्की दी। दिल्ली में मीर दर्द और सौदा ने उर्दू गज़ल को नज़ाकत, नफासत और सोज गुदाज, दर्दो यास और सलासत व सफाई अता की। अब दिल्ली में मीर दर्द ने और सौदा ने, मैंने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने, इसमें क्या किया? नज़ाकत हो गया लताफत, नफासत खूबसूरती, सोज गुदाज इसको हम बोलेंगे रंजो गम, दर्दो यास हो गया मायूसी, इन्हें दर्द हो गया तकलीफ, यास हो गया मायूसी, और सलासत किसको बोलते हैं? सलासत तो सफाई अता की, सलासत हो गया रवानी या सादगी। इन्होंने गज़ल को ये चीज़ें अता की। 1857 ईस्वी के हंगामे के बाद दिल्ली तबाह हो गई। शारो अदब का गहवारा लखनऊ बन गया। जब 1857 ईस्वी में पहली जंग किनको के दरमियान हुई? अंग्रेज़ों और हिंदुस्तान वालों के दरमियान। तो इस हंगामे के बाद क्या हो गई? दिल्ली शहर तबाह हो गया। और फिर शारो अदब का जो गहवारा है वो कहाँ सज गया? वो सज गया लखनऊ में। यहाँ मीर हसन मुसफ़ी और जुर्रत ने माहौल के असरात की बदौलत गज़ल में मामला बंदी, बज़ला संजी और उरियानी पैदा की। अब इसके बाद जो लखनऊ में जो शार अदब का जो इन्हें महफिल सजी, उसमें मीर हसन ने, मुसफ़ी ने और जुर्रत ने, चूँकि इनका वहाँ का माहौल जो था वो ऐश परस्ताना था, इसकी वजह से क्या हो गया? गज़ल में मामला बंदी। अब मामला बंदी हम बोलते हैं मामलात इश्क को नज़म करने का काम, इसको हम बोलते हैं मामला बंदी। लेकिन अगर हम इसको वसी माने में इस्तेमाल करेंगे तो हम आमतौर पर बोलेंगे कि हकीकत पसंदी। इसमें महबूब को मा फौकुल फितरत, इन्हें जिसको हम बोलते हैं कि आसमानी मखलूक के बजाय गोश्त पोस्त का जीता जागता इंसान दिखाते हैं। या इसी तरीके से इसमें दो टोक इजहार, इन्हें जज्बात व ख्वाहिशात का दो टोक इजहार किया जाता है। और जो महबूब के नाज़ो अंदाज, उसके रूठने, उसके मनाने, वो जो उसके मकाल में हैं या मंजर कशी, वो बड़ी ही खूबसूरती के साथ बयान करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मामला बंदी। तो मामला बंदी हो गया जिसमें हकीकत पसंदी हो,
दो टोक इजहार ख्याल हो और इसी तरीके से मकालम व मंजर कशी हो। इसके बाद है बज़ला संजी। बज़ला संजी हम बोलते हैं जिसमें ज़राफ़त हो, खुश तबई हो। इन्हें शायर जो है वो संजीदा मौज़ूआत के बजाय ज़राफ़त में या इसी तरीके से शगुफ्ता मिजाजी में चुटकलेपन का जो पहलू वो पैदा करता है अपनी शायरी के ज़रिए से, उसको हम बोलते हैं बज़ला संजी। और उरियानी पैदा की। बहरहाल इसमें ऐसे अशार हैं जिनमें बिल्कुल उरियानी जैसे वो नंगापन वो नज़र आता है उनकी शायरी में। नासिक और आतश ने दबिस्तान लखनऊ की बुनियाद डाली। जो स्कूल ऑफ थाट था लखनऊ का, उसकी बुनियाद जो है वो नासिक और आतश, इन्होंने उसकी बुनियाद डाली। और गज़ल मजमून आफरीनी, ईमायत, लफाजी, मामला बंदी और बो अलौसी का शिकार हो गई। तो गज़ल जो है इससे पहले जो हम देखते हैं कि दिल्ली में उसकी नज़ाकत, नफासत, सोज़ गुदा, दर्दो या सलासत व सफाई, ये मौज़ूआत, ये चीज़ें दिल्ली की गज़ल में मिलती थीं। लेकिन इसके बाद है जब दबिस्तान लखनऊ की बुनियाद पड़ी तो इसमें क्या हो गया, मजमून आफरीनी हो गया, नए मामलात, नए माने तलाश करना, ना नए ख्यालात पेश करना। तो इसको हम बोलते हैं मजमून आफरीनी। या इसी तरीके से हम ईमायत, ईमायत हो गया जिसको हम बोलते हैं कि जज्बात या वाक़ात को बराह रास्त इंसान बयान करने के बजाय इशारों किनारियों में जब वो इजहार ख्याल करता है तो इसको बोलते हैं ईमायत। लफाजी, लफाजी हो गया लफ्ज़ों की बाजीगरी, तवालत बयानी। तो इसको हम बोलते हैं इन्हें सकील और बारी बरकम लफ्ज़ इस्तेमाल करना, उसको हम बोलते हैं लफाजी। मामला बंदी तो आ गया। और बो अलहोसी, बो अलहोसी हो गया इश्क का झूठा वादा करना, इसको हम बोलते हैं बो अलहोसी। तो इसका शिकार हो गई गज़ल। दबिस्तान लखनऊ ने दाखिलियत के बजाय खारजियत पर जोर दिया। अब दबिस्तान लखनऊ जो था उसने दाखिलियत यानी जो दिल्ली की खसूसियत थी उसमें दिल के जज्बात व एहसासात गज़ल में बयान किए जाते थे, लेकिन इसके बजाय लखनऊ में खारजियत यानी महबूब के नाज़ो अंदाज, उसकी खूबसूरती वगैरह को बड़े ही खुशकुन अंदाज में बयान किया गया दबिस्तान लखनऊ में, तो उसको बोलते हैं खारजियत। गालिब, मोमिन और ज़ोक ने दबिस्तानी दिल्ली को तरक्की दी। अब यहाँ पर तीन बड़े शुरा का जिक्र है, गालिब, मोमिन और ज़ोक। इन्होंने क्या किया, दबिस्तानी दिल्ली को तरक्की दी। गालिब के फ़लसफियाना अंदाज ने गज़ल में वक़ार, संजीदगी और वज़न पैदा कर दिया। अब जो गालिब के फ़लसफियाना अंदाज उसकी शायरी का जो था, उसने गज़ल में वक़ार यानी इज़्ज़त, अज़मत, संजीदगी, गहराई और वज़न पैदा कर दिया। मोमिन की नाजुक ख़याली, हुस्न और नफासत ने गज़ल को एक निखार बख्शा। मोमिन की गज़ल इसमें नाजुक ख़याली, हुस्न यानी खूबसूरती और नफासत, तो ये चीज़ें उसकी शायरी में थी यानी उम्दगी, खूबसूरती, इसने गज़ल को एक नया निखार पैदा किया। ज़ोक ने ज़बान बयान के लिहाज से इसको बुलंदी अता की, इन्हें ज़बान बयान के एतबार से ज़ोक ने उसको बुलंदी अता की। 20वीं सदी जहाँ पूरी दुनिया के लिए तग़य्युर और तबद्दुल की सदी रही, वहीं इस सदी में गज़ल को भी हर तरह से तब्दीलियों का शिकार होती रही। अब जो 20वीं सदी आ गई, पूरी दुनिया इसमें तब्दीली आ गई, तग़य्युर आया, ये सदी तो तग़य्युर और तब्दीली की सदी रही है। तो गज़ल भी हर तरह की तब्दीलियों का शिकार हो गई। इसकी हैयत बदलने के नाकाम तजुर्बे हुए, लेकिन उसके मौज़ूआत में ज़्यादा हम्मागिरी पैदा हो गई। अगरचे उसकी हैयत को, उसकी बनावट को बदलने के नाकाम तजुर्बे भी हुए, लेकिन फिर भी इसके मौज़ूआत में हम्मागिरी यानी वुसअत पैदा हो गई। इस सदी की आमद के साथ ही अल्लामा इकबाल ने गज़ल की दुनिया में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा की। अब अल्लामा इकबाल ने उसमें नई इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा की। हसरत रिवायत की बाजियाफ्त में मगन रहे। हसरत मोहानी जो थे वो रिवायत यानी जो उसका उसकी रिवायत जो थी, क्लास की रिवायत, ट्रेडिशन,
جو غزل کا رہا ہے، حسن و عشق، خوبصورتی، جوانی کی امنگیں، اس کی باضابطہ یعنی اس کی کھوج میں مگن رہے۔ ترقی پسند تحریک نے شعراء کی سوچ اور شاعری کا انداز بدل دیا۔ اب جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، ان کے شعراء کی سوچ، ان کی جو سوچ تھی، تھنکنگ، نظریہ، انہوں نے اسی سوچ کو شاعری میں بھر دیا، جس کی وجہ سے شاعری کا انداز ہی بدل گیا۔ غم جانا کی جگہ غم دورہ نے لے لی۔ اب محبوب کے غم کے بجائے زمانے کا غم رہا۔ انہیں غزل میں اب محبوب کے غم کے بجائے زمانے کے غم کو جگہ دی گئی۔ مزدور اور غریب کی حمایت کے لیے غزل کو بھی لال وردی پہنا دی گئی۔ اب جس طریقے سے ترقی پسند تحریک ابھری، جب یعنی کمیونسٹ ریولوشن، اشتراکی جو ہے ریولوشن آیا رشیا میں، تو اس کی وجہ سے مزدوروں کی حمایت کی گئی اور مزدوروں اور غریبوں کی حمایت کی گئی، تو یہاں کے شعراء نے ترقی پسند تحریک کو ترقی دی، اور اس کی وجہ سے غزل میں ایسے موضوعات داخل کیے گئے جن میں مزدوروں اور غریبوں کی حمایت کی گئی۔ ان شعراء میں فیض احمد فیض، جانثار اختر، مخدوم محی الدین، مجاز لکھنوی وغیرہ نے غزل کے ذریعے عوامی امنگوں کی ترجمانی کی۔ اب فیض، جانثار اختر، مخدوم محی الدین، مجاز لکھنوی وغیرہ، انہوں نے عوامی امنگیں، عوامی خواہشوں کی انہوں نے بھرپور ترجمانی کی۔ تو یہ تو تھا غزل۔